मैंने एक पाकिस्तानी फ़िल्म का रिव्यू किया था जिसका नाम था लव गुरु। मुझे उस फ़िल्म के अंदर बहुत फ़ाश गलतियाँ नज़र आई थी। दिस इज़ नॉट अ केस ऑफ एज शेमिंग, दिस इज़ अ केस ऑफ मिसकास्टिंग। नदीम बेग साहब, जब मैंने आपकी बहुत बुरी बनी हुई फ़िल्म के ऊपर क्रिटिसिज्म किया तो आपके मुझे 6 मैसेजेस आ गए। सुना है कि 28 करोड़ आपने लगाया उस फ़िल्म के ऊपर और 60 करोड़ के करीब कमा लिए, उससे भी ज़्यादा आप कमाए। अली सफ़र, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी एक कॉलीग की एज शेमिंग की गई है। माहिरा खान, वो ये कह रही हैं कि मेरी अम्मी ने ये कहा कि भाई उस आदमी ने तुम्हारे मुताल्लिक ऐसी-वैसी बातें की हैं। जावेद शेख साहब, मैं आपको एक बात बताऊँ, आपको कितना दुःख हुआ है कि मैंने लव गुरु के बारे में क्या कहा। जो बुराई के काबिल थी उसकी बुराई की, जो अच्छाई के काबिल थी उसकी अच्छाई की। आई समझ आपको मेरी बात? खातून हज़रात, लाउड स्पीकर तो आप बहुत देर से सुन रहे हैं और ये लाउड स्पीकर मैंने अपने हाथ में उठाया हुआ है एक ऐसे दौर में जबकि जुबाबंदी का चलन है। मगर क्या किया जाए, जुबाबंदी के अंदर ही तो जुबान चलाना, आवाज उठाना, हक की बात करना मुनासिब लगता है। और जब ऐसा किया जाए तो इसकी कीमत भी देनी पड़ती है, जो कि मैं हर रोज देता हूँ। मगर वो शोहरत ही क्या जिसकी कीमत ना हो। और देखिए, आपको जब बहुत ज़्यादा तारीफ़ें मिलती हैं तो बहुत ज़्यादा तनकीद भी मिलती है। यू टेक इट इन योर स्ट्राइड। तनकीद पे मुझे याद आया कि अब से कुछ दिन पहले मैंने एक पाकिस्तानी फ़िल्म का रिव्यू किया था जिसका नाम था लव गुरु। अरे मैंने एक बहुत ईमानदाराना, बेइंतहा मुखलिसाना और एक मुनासिब नाक़िदाना किस्म का रिव्यू किया था। मुझे उस फ़िल्म के अंदर बहुत फ़ाश गलतियाँ नज़र आई थी एंड आई डिड नॉट लाइक द मूवी एट ऑल। और मैंने उसमें तमाम वो वजूहात दी जिसकी वजह से मुझे वो फ़िल्म पसंद नहीं आई, या जिन वजूहात की बिना पर इट वाज़ नॉट अ पीस ऑफ गुड सिनेमा एट ऑल कमिंग आउट ऑफ पाकिस्तान। उसमें से चंद चीज़ों के ऊपर मैंने ज़िक्र किया था और उसको बिल्कुल एक अलहदा पैराए में लिया गया। मैंने उस फ़िल्म की हीरोइन और हीरो के बारे में कहा था कि वो उम्र के जिस हिस्से में हैं, अब वो ये नौजवानी के हीरो-हीरोइन, अनब्याहे हुए, 2 प्यार करने वाले दिल, ये नहीं लगते। चीज़ें होनी चाहिए अपनी एज के मुताबिक कास्ट। आप जब एक्टर को लेते हैं तो कई दफा लोग कहते हैं कि दिस इज अ वेरी बैड केस ऑफ मिसकास्टिंग। आप मुझे बताइए कि अगर मेरी उम्र का आदमी जो है वहां पे कॉलेज का लड़का बन जाए, या एक यंग अनमैरिड किस्म का एक एग्जेक्टिव सा बन जाए, तो अजीब सा लगेगा। मैंने यही बात फिल्म की हीरोइन के बारे में कही, माहिरा खान के बारे में, कि बहुत उम्दा और टैलेंटेड एक्ट्रेस है, मगर अब जिस ज़िंदगी की स्टेज पे खड़ी हैं, रोल्स उसके मुताबिक है, तो मेरे ख़्याल में इस किस्म की तनकीद उन्हें बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेगी। दिस इज़ नॉट अ केस ऑफ एज शेमिंग, दिस इज़ अ केस ऑफ मिसकास्टिंग एन एक्ट्रेस who is in her advanced years and should not be cast as a young out of university architect. अब आइए आपको बात समझ। हर चीज को आप एज शेमिंग पे ले जाके एक नारा बुलंद कर देते हैं अपने हुकूक का। इस सिलसिले में मुझे तनकीद जिनकी सबसे पहले बर्दाश्त करनी पड़ी वो इस फिल्म के डायरेक्टर जनाब नदीम बेग साहब है। नदीम बेग साहब की मैंने वहां वहां तारीफ की हुई है कि जहां पे बैठे हुए उनके दोस्तों ने उनका नाम लेना भी गवारा नहीं किया। मेरे बहुत से टेलीविजन शोज हैं जिसमें अगर आप देखिए, यहाँ मेरे सामने बैठकर उस बहुत उम्दा टेलीविजन ड्रामे का जिक्र होता है जिसका नाम था मेरे पास तुम हो। मेरे ख्याल में वह गज़बनाक ड्रामा था, पर जितना उम्दा बनाया गया था, जितना उम्दा एक्ट किया गया था, जितना उनका डायरेक्ट किया गया था, उसकी मिसाल मुझे तो कम से कम रिसेंट टेलीविजन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के ड्रामेटिक्स में नहीं मिलती। मुझे कई दफ़ा याद है कि एक जगह इन्हीं के बहुत अच्छे दोस्त और इनके स्टोरी राइटर का प्रोग्राम था और वहाँ बैठ के ज़िक्र हो रहा था कि भाई वाह! खलील रहमान तमर साहब ने क्या स्क्रिप्ट लिखा है, और बहुत अच्छा स्क्रिप्ट लिखा है। और खलील साहब एक कमाल कमाल ड्रामा राइटर है और गजब करते हैं। फिर कहा गया कि हुमायूं सईद की एक्टिंग कितनी उम्दा है, मैं कहा इसमें कोई शक नहीं, वो क्या उम्दा एक्टर है और उस पर्टिकुलर रोल में वो किस कदर उम्दा लगे हैं और अपनी एज के मुताबिक एक बच्चे, स्कूल गोइंग बच्चे के बाप के तौर पे। उसके अलावा लोगों ने कहा कि अदनान सिद्दीकी कितने अच्छे हैं, और भाई आयशा खान की खूबसूरती का तो हर बंदा कायल था। उसके अलावा सवेरा नदीम की इंतहाई मेच्योर पोर्ट्रेयल और एक्टिंग का भी सब लोग कायल थे। And I totally agree with that. But it was a beautiful play, and it gained the popularity that it deserved. वहां पे जब सब लोग ये जिक्र कर रहे थे, मुझे अच्छी तरह बातें देते जी, आप हर एक का जिक्र कर रहे हैं, एक मेरे दोस्त का जिक्र नहीं कर रहे जिसने ये सब चीजें इकट्ठी करके एज द कैप्टन ऑफ द शिप इस टाइटैनिक को किनारे लगाया है, दरमियान में डबो नहीं दिया किसी अंटार्कटिक में। उसका नाम है नदीम बेग।
इसके अलावा भी मैंने नदीम बेग तुम्हारी बहुत जगह तारीफ की और बहुत जगह तुम्हारी साइड ली। जब भी तुम्हारी पहली फिल्में आती थी, मैं उनकी तारीफ में बहुत कुछ लिखता था, मगर आपने कभी आज तक मेरी उस हकगोई के बारे में मुझे एक लफ्ज़ नहीं कहा। मुझे नहीं याद कि अपने किसी इंटरव्यू में आपने हमारी याद अल्लाह का ज़िक्र किया हो कि किस तरह हम दोनों ने मिलके अपने वक़्त से बहुत पहले टेलीवाइज़ होने वाले एक शो बेगम नवाज़िश अली, लेट नाइट विद बेगम नवाज़िश अली को क्रिएट किया, किस तरह हमने कंसीव किया और फिर किस तरह ये ख्वाब जो हमने तुम्हारे ही घर के कमरे में बैठ के देखा था, उसकी ताबीर दुनिया ने देखी। मैं अभी भी समझता हूँ कि जिस किस्म के मेहमान उस शो में आए, जिस किस्म का स्क्रिप्ट उस शो का था, जिस किस्म की डायरेक्शन उस शो की थी और जिस किस्म की एक्टिंग उसमें अली सलीम ने की, उसकी मिसाल ढूँढना इंडो पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है। वो अपने वक़्त से एक बहुत पहले शो था, उसका अंजाम बाद में जो कुछ मर्ज़ी हुआ। आई हैव नेवर हर्ड यू इवन वन्स इन योर लॉन्ग illustrious career mentioning my name and mentioning that particular eventful meeting that we had in your house in which we decided to go ahead with this particular program. खैर ऐसी कोई बात नहीं। मुझे कौन-सा आपकी फ़िल्म लिखनी है या आपकी फ़िल्म में अदाकारी करनी है जो मुझे इस किस्म का अफ़सोस हो। बहरतौर वो तमाम बातें जो मैंने आपके भले के लिए कहीं, जिसमें आपकी तारीफ़ की, आपका ज़िक्र किया, आपको वो कभी ऐसी नहीं लगी कि आप उनका एतराफ़ करें। आपने उन्हें दरख़ोर एतराज़ समझा, यानी कि यू कंप्लीटली इग्नोर्ड देम एज़ इफ इट वाज़ नॉट इम्पोर्टेंट। हाँ, जब मैंने आपकी एक बहुत बुरी बनी हुई फ़िल्म के ऊपर एक इंतहाई ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म किया, तो आपके मुझे 6 मैसेजेस आ गए कि उमर, तुम्हें नहीं पता फ़िल्म बनाना कितना मुश्किल है और तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए था, तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी। मियाँ, जब मैं आपकी तारीफ़ करता हूँ तब आपसे बात करके करता हूँ, तो जब तारीफ़ बात करके नहीं करता और अपना अपना आज़ादी राय के इज़हार का हक इस्तेमाल करता हूँ, तो फिर तनकीद के वक़्त मैं आपको क्यों फ़ोन करता? दूसरी बात ये है, आपकी फ़िल्म बहुत कामयाब है। सुना है कि 28 करोड़ आपने लगाया है उस फ़िल्म के ऊपर और 60 करोड़ के करीब कमा लिए, उससे भी ज़्यादा आप कमाए, बहुत अच्छी बात है। मगर बॉक्स ऑफिस सक्सेस एक चीज़ है और सिनेमैटिक एक्सीलेंस एक और चीज़ है और हम बात करते हैं सिनेमैटिक एक्सीलेंस के लिए। हमारे लिए सिनेमा एक कारोबार नहीं है, सिनेमा एक आर्ट फॉर्म है, सिनेमा एक बेइंतहा डिफिकल्ट क्राफ्ट है और बहुत कम लोगों को ये क्राफ्ट आता है। बहरतौर आपने इतना ज़्यादा महसूस किया, मैं वाक़ईतन माज़रत-ख़्वाह हूँ, मगर जहाँ आप इतनी बड़ी फ़िल्में बनाते हैं, इतने बड़े चैनल के साथ एसोसिएटेड है, दुनिया के सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ एसोसिएटेड है, तो फिर दिल भी बड़ा कीजिए और बड़े दिल के अंदर बहुत सारी बातें होनी चाहिए। इसमें किसी की कोई की हुई तारीफ़ को भी एक्नॉलेज करना चाहिए। इसमें किसी के साथ गुज़ारे हुए माहो-साल को भी एक्नॉलेज करना चाहिए। इसमें किसी की तनकीद को बर्दाश्त करने का हौसला भी पैदा करना चाहिए। आप मुझसे छोटे हैं और बुरा न मानिए, अब आपको इतना फुला दिया गया होगा, स्पेशली योर ईगो वुड हैव बीन बलून्ड आउट। मगर जब भी ईगो या किसी बैलून को बहुत ज़्यादा बैलून आउट कर दिया जाए, वो फट जाता है। इसलिए कोई ना कोई ऐसे मुखलिस दोस्त रखने चाहिए नदीम बेग, जो आपको एग्ज़ैक्टली फैक्ट फाइंडिंग में मदद दें, जो आपको द रियल पिक्चर दिखाएँ और साइको फैंसी से थोड़ा-सा आपको दूर रखें। बात और अब आप जिस मकाम पे हैं, अल्लाह करे कि अगली फ़िल्म बनाए तो वो 50 करोड़ इन्वेस्टमेंट हो, मगर फ़िल्म भी अच्छी बनाइएगा। ऑल माय गुड विशेज़ आर फॉर यू। दूसरा जो तनकीद की गई है मुझ पे बहुत ज़्यादा, वो जावेद शेख साहब ने की है। जावेद शेख साहब का भी तज़किरा करूँगा मैं और उसके अलावा अली ज़फ़र जो हमारे एक पॉप आइकॉन है। उन्होंने भी मैंने सुना है कि बहुत कुछ सोशल मीडिया पे फिर मुझे किसी ने एक भेजा जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी एक कॉलीग की एज शेमिंग की गई है और अली ज़फ़र जो कि बड़े पढ़े-लिखे आदमी हैं, मुझे ज़ाती तौर पे बेइंतहा पसंद है। अली ज़फ़र साहब ने बहुत साइको एनालिटिकली एक रिमार्क लिखा है। उन्होंने कहा कि जब आप ऐसी बात करते हैं तो दरअसल यू प्रोजेक्ट अ पर्टिकुलर फॉल्ट into somebody else's personality while you are avoiding self-reflection and self-analysis. Oh my God, isn't that a bit heavy and a bit Freudian coming from you, Ali Zafar? भाई मैं आपको फिर छोटी सी बात बताऊं. When you are talking about somebody's age, that is a different thing. But when you are talking about a character in a film,
being played by somebody whose age does not suit that character's age, then you are talking about a clash between what characterization is and what the actor is trying to portray. एक फेलियर हो जाता है। एक मेरी बात जरूर याद रखिए, अली जफर आप क्योंकि फिल्मों में भी काम करते हैं और तीफा शीफा ट्रबल में रहता है, उसमें आपको मैं बताऊंगा एक बात। भैया जब आप एक फिल्म का कैरेक्टर लेते हैं या टेलीविजन का कैरेक्टर लेते हैं, तो सबसे पहले आप जो हैं 1/3 काम वो कर देता है। अगर आप उस कैरेक्टर के लिए मौजू है, आपकी उम्र, आपका डील डोल, आपकी शक्ल, आपका अंदाज, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी नशिश व बर्खास्त अगर उस कैरेक्टर के मुताबिक है, तो 1/3 थिंग इज ऑलरेडी डन। अगला 1/3 क्या होता है? आपका गेटअप, आपका मेकओवर और आपका कॉस्ट्यूम। अगर आपका मेकओवर, जिसमें मेकअप भी शामिल है, हेयर स्टाइलिंग भी शामिल है, आपके कपड़े जो वार्डरोब है, जो स्टाइलिंग है आपकी, अगर वो उस कैरेक्टर के मुताबिक हो गई, the 2/3 of the job has been done. Ab 1/3 has been left to your acting skills and the way the camera captures you and the way the camera ultimately saves you on a particular piece of medium which is then going to be shown to the public. तो भैया अगर बुनियादी तौर पे आप एक ऐसे कैरेक्टर में एक ऐसे स्टार को कास्ट कर रहे हैं who doesn't fit the role, then I think the rest of the 2/3 is not going to help. The base is going to be very weak. I hope I have not been that psychological in giving an answer to your very psychoanalytical remark, but it does make a difference. And think about it. The 1/3, 1/3, 1/3 phenomena of the actor, the makeover and styling, and then the histrionic skills. Anyway, आगे चलते हैं। इस सिलसिले में एक मुझे किसी ने और एक वीडियो क्लिप भेजा जिसमें माहिरा खान, जो कि हमारी एक बहुत उम्दा अदाकारा है, वो ये कह रही हैं कि मैं अपने वालिदैन के साथ बैठ के खाना खा रही थी, तो मेरी अम्मी ने ये कहा कि भाई उस आदमी ने तुम्हारे मुतल्लिक ऐसी वैसी बातें की हैं और तुम्हारी उम्र पर तनकीद की है। माहिरा ने बड़े उम्दा तरीके से ये कहा कि मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वाक़ईतन नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए, इसलिए कि वी आर ऑल ग्रोइंग ओल्डर एंड एज़ वी एज वी ऑल्सो मैच्योर, वी इवॉल्व। मैं आपको ये बताऊँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि हर दौर में पुरानी शराब नई शराब से ज़्यादा कीमती होती है। अल्लाह! मैंने शराब का ज़िक्र कर दिया, पकड़ लिया मेरी ज़बान कि डॉक्टर उमर आदिल ने शराब बेचनी शुरू कर दी अपने वीलॉग के अंदर और ड्रग्स वाले मेरे ऊपर। क्योंकि आप लोग कई ऐसे हैं कि जो बैठ के मेरा वीलॉग व्यू देखते हैं, जिस तरह पुराने ज़माने के अंदर गाँव की औरतें अपनी गंदी बच्चियों के सरों में जुए देखती थी कि जूँ ही मिली निकाल ली और उसको पेच करके टिक किया। आप में से भी बहुत सारे जुए बीनते हैं मेरे वीलॉग में से एक-एक लफ्ज़ की पकड़। तो मैं इसलिए आपको कई जुए देता हूँ, निकालते रहिए और खाते रहिए। आई समझ आपको मेरी बात की? हज़ूर वाला, मैं जो बात अर्ज़ कर रहा था, शराब का ज़िक्र आपको बहुत बुरा लगा होगा, मैंने मिसाल के तौर पे कहा है। चलिए आपकी आसानी के लिए एक बात कर देता हूँ। हर दौर में पुराना चावल ज़्यादा उम्दा होता है, ज़्यादा कीमती होता है, ज़्यादा लज़ीज़ होता है नए चावल के मुकाबले में। अदाकार का भी यही होता है। अदाकार वक़्त के साथ, तजुर्बे के साथ बहुत कुछ सीखता है और कुछ लोग तो लेट ब्लूमर्स होते हैं, यानी कि वो अपनी जवानी में तो बड़े सुपरफिशियल फ्लिम्सी किस्म के रोल करते हैं, मगर जैसे-जैसे मैच्योर होते हैं, उनकी कैरेक्टराइज़ेशन के अंदर ऐसी पुख्तगी आती है कि अक्सर लोगों को ऑस्कर्स तब मिलते हैं व्हेन दे आर इन देयर 50s, नॉट इन देयर 20s। समझिएगा मेरी बात। और मैं इस सिलसिले में माहिरा खान को ये ज़रूर कहूँगा, Mahara, you are too mature a person and too sophisticated a person to actually think of it as age shaming. It is a case of taking up a role and an assignment which is appropriate for you. And you have a lot to give. You have immense talent, you have immensely good looks, and you are a very stylistic person. And I'm sure you're going to do wonders. मैं माहिरा खान अच्छी तरह जानता हूँ। एक बात आपके बारे में आप लोगों को भी याद होगा, आपको अंदाजा है कि हमारी एक वाहिद पाकिस्तानी एक्ट्रेस, और वो भी जो कि टेलीविजन से शुरू हुई और फिर फिल्मों में गई, जिसको कांस फिल्म फेस्टिवल में बुलाया गया, वो कौन थी? दैट वाज माहिरा खान। आई थिंक इन 2022 as far as I remember. And Mahira Khan at the Cannes Film Festival made us proud. ये कांस एक शहर है विच इज ऑन द फ्रेंच रिवियरा, और इसका जो फिल्म फेस्टिवल है वो दुनियाए फिल्म का, तमाम दुनिया की फिल्मों का एक सबसे बड़ा मेला होता है, जहाँ पे प्रीमियर्स होते हैं, जहाँ पे इसके अलावा स्क्रीनिंग होती है, बिजनेस होता है, लोग एक दूसरे को देखते हैं और फिर अल्टीमेटली बेहतरीन फिल्म के डायरेक्टर को एक
अवार्ड दिया जाता है जिसको ऑस्कर से भी ज्यादा बड़ा समझा जाता है, उसका नाम है पाम d'Or अवार्ड। और ये मेरे ख्याल में बड़े सगीर में सिर्फ एक इंडियन फिल्म को ग्रां प्री अवार्ड मिला है, और वो भी पायल कपाडिया की बनाई हुई फिल्म है। खैर उसका तस्करा किसी और वक्त करूंगा, मगर अभी तक पाकिस्तान की किसी सेलिब्रिटी को सिवाय माहिरा खां के कांस फिल्म फेस्टिवल में नहीं बुलाया गया। और वहां मैं आपको एक बात बताऊं, वाइल माहिरा खां वॉज रिप्रेजेंटिंग लॉलीवुड और पाकिस्तान, सोनम कपूर was representing Bollywood, and Hollywood को जो represent कर रही थी, she was none other than the iconic Jane Fonda, and both of them there were the brand ambassador of L'Oreal. But Mahira stole the show. She absolutely stole the show with the kind of things that she wore, with the way she carried herself, and the dignified way in which she spoke every time the mic was put in front of her. अब मुझे याद आया कि एक बात आपको हमसायों की बता दो। डांस फिल्म फेस्टिवल के अंदर तो हमारी माहिरा गई है, मगर एक बहुत बड़ी अचीवमेंट, एक बहुत बड़ा माइलस्टोन हमारे हमसाया मुल्क भारत की एक बहुत उम्दा अदाकारा को मिला है, and she is Deepika Padukone. Deepika has been selected by the Hollywood Chamber of Commerce as the new inductee in the Hollywood Walk of Fame. अरे आप कहेंगे डॉक्टर साहब ये क्या जिक्र कर रहे हैं? मेरे बहुत सारे वो दोस्त जो अभी तक अमेरिका नहीं गए, और अगर अमेरिका गए भी हैं तो लॉस एंजलिस नहीं गए, और अगर लॉस एंजलिस गए भी हैं तो वहां पे हॉलीवुड नहीं गए, उनको मैं बताता हूँ। हजूर वाला, हॉलीवुड लॉस एंजलिस के अंदर वाक़या है, उसी का एक इलाका है। वहां पे एक बहुत लंबी सड़क है जिसे हॉलीवुड बुलेवार्ड कहा जाता है। उसके तकरीबन 15 ब्लॉक्स हैं। उसके बाद आती है वाइन स्ट्रीट, उसके तकरीबन 5 ब्लॉक्स हैं। तो ये 20 ब्लॉक्स हैं जिनके साथ एक साइड वॉक है। इस पूरी साइड वॉक को हॉलीवुड के चेंबर ऑफ कॉमर्स ने एक कमेमोरेटिव ट्रिब्यूट बना दिया है उन बड़े नामों का जो उनकी नजर में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के आइकॉन्स हैं। इस वक्त तक तकरीबन 2800 लोगों के नाम उस वॉक के अंदर कुंदा है। अजीब लग रही है आपको बात? आइए मैं आपको बताता हूँ। होता ऐसे है कि जब एक शख्स को ये ऑनर दिया जाता है कि उसे वॉक ऑफ फेम के अंदर जगह दी जाएगी, तो एक ब्लॉक बनता है टिराजो का। टिराजो, ये आपके यहाँ जो चिप्स का फर्श नहीं होता है, इसे कहते हैं। यानी कि टुकड़े छोटे छोटे पत्थर के या शीशे के आपको सीमेंट के अंदर डाल के फिर ऊपर आप अच्छी तरह मशीन फेर दें। चिप्स तो आप जानते हैं, बस इसी का नाम टिराजो है। टिराजो के अंदर एक 5 नोकों वाला ब्रास का स्टार एम्बेड किया जाता है। उस स्टार के एन दरमियान में एक लोगो होता है, वो भी ब्रास का होता है, जिसके ऊपर एक मूवी कैमरा बना होता है, और नीचे फिर उस सेलिब्रिटी का नाम होता है जिसके नाम का ये ब्लॉक होता है ऑन द वॉक ऑफ फेम। खातिन हज़रात, दीपिका पादुकोण is the first Indian artist, the first Indian actress to be ever immortalized in the Walk of Fame block. और ये एक बहुत बड़ा ऑनर समझा जाता है। वॉक ऑफ फेम में आपका नाम आ जाना बिल्कुल ऐसे ही है एज इफ यू हैव एच्ड योर नेम इन हिस्ट्री। वो पत्थर पे लकीर हो जाती है। अब बहुत सारे लोग हैं जो आप में से सिने बफ्स होंगे, वो कहेंगे नहीं 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 डॉक्टर उमर आदिल, Deepika Padukone is not the first Indian star or Indian artist to have her name on the Walk of Fame. जी हाँ, आप बिल्कुल सही कहते हैं। Let me explain. इससे पहले 1960 के अंदर एक आर्टिस्ट थे of Indian origin who later on took up American nationality and died there. उनका नाम इसी वॉक ऑफ फेम में है। वो तमाम लोग जो कि मेरी उम्र के हैं, और वो जो मेरी उम्र से ज्यादा के हैं, आप सोचिए इतने बूढ़े बूढ़े लोग भी मौजूद है। अली जफर, हमें अपनी एज से कोई तकलीफ नहीं। मैं कह रहा हीरो नाना तीफा इंटरवल पार्ट 2 आई समझ मेरी गलती बाहर कौन। तो भैया वो जानते होंगे कि मेरा इशारा किस तरफ है। मेरा इशारा एक और आर्टिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन की तरफ है जिनका नाम था साबू दस्तगीर। साबू दस्तगीर, कोई नाम आया जाता आपको? साबू वो था जो थीफ ऑफ बगदाद के अंदर अबू बना हुआ था, जो अरेबियन नाइट्स के अंदर था, जो एलिफेंट बॉय के अंदर था। 30s और 40s से लेकर 60s तक एक इंडियन ओरिजिन का एक हॉलीवुड स्टार था जो इंग्लिश फिल्मों में भी आता था, यानी कि वो फिल्में जो कि इंडिया में बनाई जाती थी, और अमेरिकन फिल्मों में भी आता है जो कि हॉलीवुड में बनाई जाती थी। खौती उल्जात, साबू
was a great phenomena. साबू का ताल्लुक बुनियादी तौर पे मैसूर से था, जहाँ पे राजाए मैसूर के हाथियों के लिए उनके वालिद एक महावत थे। उनकी वालिदा का ताल्लुक असम से था और ये लड़का एक बहुत छोटी सी उम्र के अंदर फिल्मों में आ गया और बहुत बड़े डायरेक्टर्स की फिल्मों के अंदर आया और आहिस्ता आहिस्ता इसने कमाल मकबूलियत हासिल की। तब हॉलीवुड के अंदर बहुत कम लोग ऐसे होते थे जो इंडियन ओरिजिन के होते थे, तो जाहिर है कि वहां पे एक डार्क स्किन्ड इंडियन असामी लुकिंग लड़का और स्टार बड़ा काम आया स्पेसिफिक रोल्स के लिए। अब आपको आज समझ कि जब आप रोल को सही कास्ट करते हैं तो थीफ ऑफ बगदाद तो थीफ ऑफ बगदाद ही लगता है, वो थीफ ऑफ वहां का ही लगता है, वहां का। और तो चोरों का क्या जिक्र, उनका जिक्र तो अब मखसूस इमारतों के अंदर मुस्तकिल हो रहा है, चोरों का भी और चोरनियों का भी। तो हम चाहते हैं कि हम अपने दिलों को इस चोरी चकारी से पाक रखें। पाक और दिल तो ये करता है कि हमारा मुल्क भी इनसे पाक हो, मगर वो अल्लाह ही है जो ये सफाई करेगा। खातिन तो मैं बात कर रहा था साबू की। तो साबू का नाम 1960 में दीपिका से पहले वॉक ऑफ फेम में है, मगर ही वॉज देयर एज एन अमेरिकन नेशनल, नॉट एज एन इंडियन नेशनल। और अब इतने बरसों के बाद 1960 से लेकर अब तक देखिए तकरीबन 65 साल का वक्फा है, उसके बाद दीपिका हैज गॉट हर नेम देयर इन द 2025 इंडक्टी लिस्ट। दीपिका, आपको बेनकहा मुबारक हो। यू डिजर्व दिस ऑनर, यू रियली डू डिजर्व दिस ऑनर। और मुझे इसमें किसी किस्म की हालिया झड़प मेरे रास्ते में नहीं आ सकी। किसी भी फनकार को सराहने के लिए आपको क्या जियो पॉलिटिकल हालात से मुतासिर होना चाहिए? मेरा ख्याल है नहीं, सलाहियत खुदादात है। एंड व्हेन दीपिका एक्ट्स इन अ मूवी, she entertains me as well without looking at my passport, as she would do somebody living in France, or for that matter living in Germany or Turkey or India or Bangladesh. So please अपना दिल थोड़ा सा बड़ा कीजिए। नफरत के लिए और बहुत सारी चीजें हैं जिनसे नफरत करना शायद आपको उनसे निजात दिला दे, मगर अभी तो जरा मुश्किल नजर आता है, मगर कोई बात नहीं। और तीन एक बात मैं और मैं कहना चाहता हूँ, दीपिका के बारे में आप लोग बहुत कम चीजें जानते हैं। इसलिए नहीं जानते कि अब हमारे यहाँ इंडियन रसाले नहीं आते। अब जो कुछ अब देखते वेखते हैं वो फिल्मों में देखते हैं, हमारे यहाँ फिल्में लगती नहीं। मगर दीपिका की फिल्में पाकिस्तान में बड़ी धूमधाम से लगी। और दीपिका एक, वैसे आपको पता है शायद, कि कोपेनहेगन में पैदा हुई थी। इनके जो वालिद हैं वो बहुत बड़े बैडमिंटन प्लेयर थे और खुद दीपिका वॉज एन ए क्लास बैडमिंटन प्लेयर एंड ऑल्सो अ बेसबॉल प्लेयर। इनकी एक बहन भी है जो कि गोल्फ प्लेयर है, मगर दीपिका ने बैडमिंटन और बेसबॉल को छोड़ के मॉडलिंग अपनाई और फिर एक्टिंग में आई। इनकी पहली फिल्म मुझे अच्छी तरह याद है, कनाडा फिल्म थी। कनाडा एक जबान है जो कि इंडिया में बोली जाती है, नाम था ऐश्वर्या। और उसके बाद इनका जो ग्रैंड बॉलीवुड डेब्यू हुआ वो किसको भूल सकता है, वो ओम शांति ओम में शाहरुख खान के मुकाबले में था, जिसके याद है गाने में 28 फनकार थे और उनमें से एक फनकार हमारे जावेद शेख साहब थे। मैं उनका जिक्र भी थोड़ी देर बाद करूंगा क्योंकि वो इतने बड़े आदमी हैं कि उनका नाम और जिक्र थोड़ी सी मुझे इज्जत से करना चाहिए। और दीपिका के अंदर जो चीज देखने वाली है वो ये है कि कितनी कंसिस्टेंटली इस औरत ने कितना उम्दा काम किया है, इतनी मेहनत, इस कदर उम्दा पोर्ट्रेल्स। मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहता हूँ 3 फिल्मों का जो मुझे बेनतहा पसंद है, और ये फिल्में हैं गोलियों की रासलीला, रामलीला। दूसरी फिल्म है पद्मावती। तीसरी फिल्म है बाजीराव मस्तानी। जी हाँ, मैं जानता हूँ कि ये तीनों फिल्में संजय लीला भंसाली की बनाई हुई हैं, मगर फिर भंसाली साहब जैसा डायरेक्टर ढूंढ के दिखाइए, उन जैसा आर्ट डायरेक्टर ढूंढ के दिखाइए, उन जैसा म्यूजिक कॉलेजेस ढूंढ के दिखाइए, उन जैसा ख्वाब बनाने वाला ड्रीम मेकर ढूंढ के दिखाइए, कहीं नहीं मिलेगा। आप यकीन कीजिए, संजय लीला भंसाली की फिल्म के अंदर एक नौकरानी ने जो जेवर और कपड़े पहने होते हैं, हमारी बड़ी बड़ी फिल्मों की हीरोइंस ने उसके सामने चीथड़े पहने होते हैं। मायरा, असल में जिस चीज की मैंने आपको कहना था, दैट वाज नॉट योर एज, दैट वाज द सिलेक्शन ऑफ द वार्डरोब दैट यू आर मेड टू वेयर इन लव गुरु। एक दफा फिर से जाके माहिरा देखिए कि आपको दुल्हन बनाते वक्त क्या कपड़े पहनाए गए और वो कितने घटिया कपड़े हैं, और जो जेवर आपको पहनाया गया बीइंग अ मिलियनर्स डॉटर, वो किस किस्म के मोमी मोतियों की लटकन के साथ बनाया गया है। माहिरा, मुझे अंदाजा है कि आपकी थोड़ी बहुत कराबतदारी मिसेस काजमी के साथ और बंटो काजमी के साथ है। आइंदा किसी फिल्म में दुल्हन बने तो बंटो काजमी का रिक्वेस्ट कीजिए कि बंटो जी, आप मुझे दुल्हन बनने के लिए अपना एक गरारा दे दीजिए ताकि पाकिस्तान के ब्राइडल कल्चर की इज्जत रह जाए। और अगर
बंटो काज़मी इनकार करते हैं, जो कि वैसे नहीं करेंगी, तो मेरे पास उनका एक बहुत उम्दा अल्टरनेटिव है। उम्दा भी है और शायद उनसे बेहतर भी हो। उनका नाम है डॉक्टर अहमद हारून। मेरी नज़र में इस वक़्त डॉक्टर अहमद हारून से बेहतर इंसान होना नामुमकिन है, उनसे बेहतर ब्राइडल couture डिज़ाइनर होना नामुमकिन है और अगर उनसे बेहतर कोई चीज़ है, तो वो सिर्फ़ डॉक्टर अहमद हारून की बेगम साहिबा हैं, जिनका नाम मोहतरमा मोना नक्श है। ऐसी आर्टिस्ट, ऐसी इंसान, ऐसी बहन, ऐसी बेटी, ऐसी बीवी, खुदा हर एक को दे। मैंने एक दिन उनकी खुसूसी इजाज़त से उनके ऊपर वीलॉग करना है, मगर इस वक़्त मैं मशवरा दे रहा हूँ माहिरा खां को अपनी अगली फ़िल्म के ब्राइडल आउटफिट की सिलेक्शन के लिए। मिसेस काज़मी, बंटो काज़मी, नहीं तो डॉक्टर अहमद हारून। ही वुड बी द बेस्ट चॉइस एंड आई एश्योर यू that I'll get you not just one dress but 10 if you so wish इंशाल्लाह ताला। Anyway, ख़वातीन हज़रात, मैं शादी की बात हो रही है, ब्राइडल couture की, तो जल्दी से बात करते हैं बड़ी अहम बात। वो ये बात मैं करना चाहता हूँ कि आप अपनी जो है एज शेमिंग के मुझ पे इल्ज़ाम लगाया गया कि आपने माहिरा को ये कहा और वो कहा। आपने कभी ये सोचा कि हमारी आज की जो बॉलीवुड हीरोइन है, उसकी शेल्फ लाइफ जितनी देर तक वो हीरोइन आती है, वो 8 साल है। 8 साल के बाद दे स्टॉप अपीयरिंग इन मूवीज़ एज़ अ यंग हीरोइन बिकॉज़ ये मिसकास्टिंग हो जाती है एंड दे वुड बी ट्रोल्ड फॉर दैट। मैं आपको कितनी ही औरतें आपको ऐसी बताऊँ, जिनकी मिसाल आपको दे सकता हूँ। आज क्या रानी मुखर्जी आपके सामने आती हैं? क्या करिश्मा कपूर आपके सामने आती हैं? क्या ऐश्वर्या राय जैसी हसीना आपके सामने आती है? क्या करीना कपूर आपके सामने आती है इतनी सी हीरोइन बन के? शी इज़ ओनली 46 एट द मोमेंट। उसके अलावा ख़वातीन हज़रात, अनुष्का शर्मा कहीं नज़र आती हैं आपको? एंड आलिया भट्ट, इस जवानी में उस औरत ने गंगूबाई काठियावाड़ी का जो रोल किया है, हैट्स ऑफ टू यू आलिया भट्ट, हैट्स ऑफ टू यू। You have actually played a character who's much more senior than your years. And with what aplomb and with what distinction? बयान से बाहर है, मैं कहता हूँ, ये होता है सही रोल लेना। ख़वातीन हज़रात, मुझे एक और बात बहुत की गई, डॉक्टर साहब आपने ये कहा, हुमायूं सईद को आपने ये कहा, आपको सलमान खान नजर नहीं आता, आपको आमिर खान नजर नहीं आता, आपको शाहरुख खान नजर नहीं आता, सब लोग 60 साल के करीब होने वाले हैं। मैं उन तमाम लोगों को कहता हूँ कि आप हमेशा अपनी बुराइयों को क्यों जस्टिफाई करते हैं? आपको इंडिया की खवातीन नजर नहीं आती जो अपनी एज को एक्सेप्ट करके कमाल रोल करती हैं? माधुरी दीक्षित जितनी ग्लैमरस औरत होना नामुमकिन है। माधुरी अब जिन प्रोजेक्ट्स को लेती हैं, कभी किसी ने कहा कि वो माधुरी की एज, सीनियरिटी या कैलिबर से मुताबिकत नहीं रखते, कमाल करते हैं। और आपके यहाँ एक और बात है, आपकी बहुत सारी सो कॉल्ड फ़िल्मी हीरोइन जिनको आज फ़िल्म की शक्ल देखे हुए या फ़िल्म के कैमरे को उनकी शक्ल देखे हुए 15-15 साल हो गए हैं, उनमें भी बहुत सारे उन्होंने एतराज़ किए हैं। एक ही समझदा अपने आप ਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਬਾਬਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੀਬੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਵਾਂ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਾਈਆਂ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ गबड़ियाँ नहीं ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ। मैं बताता हूँ क्यों आपको। इसलिए हज़ूर वाला, जब आप मुझे सलमान खान और शाहरुख खान की उम्र का बताते हैं, तो कभी आप सब ख़वातीन ने ये देखा है कि आपकी उम्र के क्या हिस्से हैं और उस उम्र की जो आपके साथ की एक्ट्रेसेस हैं, माशाल्लाह उनके 2-2 3-3 बच्चे हैं। द बेस्ट थिंग दैट यू नीड टू लर्न फ्रॉम द बॉलीवुड एक्ट्रेस एंड हीरोइन इज़ कि वो सही वक़्त पे अपने इस किसी बहुत उम्दा कॉलीग का हाथ पकड़ के या किसी और सेलिब्रिटी का हाथ पकड़ के उसकी बीवी बन के उसके साथ उसके घर में आ जाती हैं। फिर दोनों अपना करियर जारी रखते हैं अगर वो चाहे। एंड बिफोर दे बिकम सीनियर वुमेन, दे प्रोड्यूस अ फैमिली, ताकि बच्चों को कोई कैरोटोलॉजी का शिकार ना होना पड़े, यानी कि बर्थ डिफेक्ट्स ना हो। आप किसी की बात कीजिए, मुझे बताइए दीपिका पादुकोण से ज़्यादा कोई और कामयाब हीरोइन थी जो कहती कि नहीं, 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 अभी तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लाइन में हैं और जहाँ तक ताल्लुक है मेरी शादी का, तो उसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं है और अपनी शादी का सारा मामला मैंने बाजी पे छोड़ दिया है। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ। ਆਈ ਸਮਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ? ਤੇ ਨਾ ही ਬਾਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗਹਿਣਾ ਜਿਹੀਆਂ। ਬਾਹਰ तो ख़वातीन हज़रात, कहने का मकसद ये है, लुक एट दोज़ वुमेन, उनको ये पता है कि हम जितनी मर्ज़ी कामयाब हों, वी नीड टू बी कंप्लीट वुमेन। और एक औरत की कंप्लीशन तब तक नहीं होती जब तक वो बीवी और फिर माँ ना बने। मैं दीपिका की बात करता हूँ। व्हाइल दीपिका इज़ नाउ एन इंटरनेशनल स्टार, और आप कहेंगे इंटरनेशनल कैसे?
आप में से बहुत कम लोग जानते हो कि ट्रिपल एक्स मूवीज की जो सीरीज है उसके थर्ड पार्ट के अंदर दीपिका प्लेड द प्रोटैगनिस्ट रोल अगेंस्ट विन डीजल और फिल्म का नाम था ट्रिपल एक्स द रिटर्न ऑफ जेंडर केज। बेइंतहा कामयाब फिल्म और अब इसका भी सीक्वल आ रहा है और उसकी वजह से हॉलीवुड के अंदर दीपिका का एक खास मकाम बन गया। बात हो रही है इस कामयाब औरत की जो बॉलीवुड में भी काम करती है, जो हॉलीवुड में भी काम करती है, जो इस वक्त 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन की लिस्ट में है, जो वॉल ऑफ फेम के अपना नाम कुंदा करवा चुकी है और जो इतनी ही और रिफाई इदारे चलाती है। ये डिप्रेशन से लड़ने वाली एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की रोए रवा भी है। इनके अपने ब्रांड्स हैं। ये कार्टिए की एम्बेसडर और मॉडल भी है, ये लुई विटो की भी एम्बेसडर और मॉडल है। खातिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद इन्होंने एट द हाइट ऑफ हर करियर अपने लिए अपने कॉलीग रणवीर सिंह को चुना, उनसे शादी की और शादी के बाद बड़े एहतमाम के साथ और यकीन कीजिए बड़ी कोशिशों के साथ इनके यहाँ अल्लाह ने एक बेटी इनको इनाम की शक्ल पे दी जिसका नाम है दुआ। ये वाकई इनकी दुआओं का समर और कबूलियत है जो दुआ इनके पाए। शी सच अ लवली क्यूट चाइल्ड। ये मेरे एडिटर साहब इस तस्वीर में दिखाएंगे दिस हैप्पी फैमिली। और रणवीर सिंह को आप क्या समझते हैं? एक्ट्रेस शादी करे तो ऐसे आदमी के साथ करे कि जो उसके पल्ले का हो, उसकी टक्कर का हो। और मेरे ख्याल में रणवीर सिंह और दीपिका ने अपनी फिल्में जो उन्हें साथ की हैं, और पता नहीं आपकी फेवरेट कौन सी है, शायद आपको पद्मावती पसंद हो, उसमें वो बने हैं विलन और ये बनी है हीरोइन। यकीन कीजिए इनके सामने बेचारे शाहिद कपूर साहब जो कि इनके शौहर बने हुए हैं, उनको तो बिल्कुल ऐसी चिकनी पिस गई है नजर नहीं आए। बट माई फेवरेट स्टारर ऑफ दीपिका पादुकोण एंड रणवीर सिंह इज 83। फिल्म देखिए आपको लुत्फ आ जाएगा। रणवीर सिंह प्लेज द रोल ऑफ कपिल देव द इंडियन क्रिकेटर एंड दीपिका प्लेज द रोल ऑफ हिज वाइफ। एनीवे, और की मजाक बात सिर्फ ये है कि इतनी कामयाब इतनी बिजी एक्ट्रेस ने ये नहीं कि वेली बह के सारा दिन लोगों ने गाना करती रहे, उसने ये किया कि शादी की, घर बसाया और फिर बेटी की माँ बनी है। मेरी नज़र में ये बहुत बड़ी कामयाबी है, एक बहुत होलसमनेस है हमारी बॉलीवुड की हीरोइन से जिससे सबक सीखना चाहिए सो कॉल्ड लॉलीवुड की हीरोइंस को। आई समझ आपको मेरी बात की? खुदा ताला आपका नसीब खोले, मगर नसीब आपका तब खुलेगा जब जबान बंद होगी। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं खुलती, मेरी ये बात याद रखिएगा। और ये मिसाल बच्चा पैदा करनी थी सिर्फ दीपिका तक महदूद नहीं है। आपको अच्छी तरह पता है कि आलिया ने रणबीर कपूर से शादी की है और माशाल्लाह उनको भी खुदा ताला ने राह की शक्ल में एक बेटी दी है। एंड अनुष्का बेसिकली बाय द वे आफ्टर मैरिंग विराट कोहली, अ वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर जिसने आपकी क्रिकेट टीम को धूल चढ़ा दी हुई है, उनको भी अल्लाह ने 2 बच्चे दिया है, एक बेटी और एक बेटा। तो ये जो कंप्लीशन ऑफ फैमिली है मेरी नज़र में ये दुआ और इनाम है अल्लाह ताला का एक औरत पे। औरत जिस दिन माँ बनती है, उस दिन हमारे अकीदे और हमारे मज़हब के मुताबिक तो जन्नत उसके पैरों तले सिमट आती है। अब अगर कुछ लोगों से ये जन्नत दूर भाग रही है, तो शायद इसकी भी कोई वजह हो। बहुत बहुत ख़वातीन साहब आगे चलते हैं कि हाँ, एक बात आपको बता दूँ, खबर आने वाला, ये आपको शायद ना पता चले लेकिन फिर डॉक्टर उमर आदिल से बातें सुनने का यही तो मज़ा है कि जो कहीं और से पता ना चले वो यहाँ से पता चल जाए। एक और फ़िल्म आ रही है संजय लीला भंसाली की। जी हाँ, हीरा मंडी का पार्ट 2 नहीं, एक और फ़िल्म, उसका नाम है लव एंड गॉड और उसके अंदर एक कैमियो रोल कौन कर रही हैं? आपकी दीपिका। एंड आई एम श्योर व्हेनेवर दीपिका is directed by Bhansali, they come out with this spectacular combination of two talents brought together for our entertainment. ख़वातीन साहब अब आखिर में मुझे ज़िक्र करना है जावेद शेख साहब का। मैंने देखा है सोशल मीडिया पे कि उन्होंने क्या-क्या कहा और मैंने सुना नहीं है। जावेद शेख साहब मैं आपको एक बात बताऊँ, आखिरी बात मैंने आपको ये बतानी है हुज़ूर वाला, अल्लाह ने आपको बड़ी कामयाबी दी है। आप ये कह रहे हैं कि ये दोनों फ़िल्में आपकी हैं, तो अगर मैंने दीमक की इतनी तारीफ़ की है और वो आपकी फ़िल्म नहीं है, ये वो सौतेली औलाद है, आपको कितना दुःख हुआ है कि मैंने लत गुरु के बारे में क्या कहा? उसमें भी आपका उतना ही रोल है जितना आपका दीमक में है। सो दोनों आपको स्टार्ट करने वाली 2 फ़िल्में हैं। अगर मैं बेईमान आदमी हूँ, अगर मैं गलत क्रिटिक हूँ, अगर मेरा कोई ज़ाती मसला है, तो मैं आपकी एक औलाद की तारीफ़ क्यों करता और एक औलाद की बुराई क्यों करता? जो बुराई के काबिल थी उसकी बुराई की, जो अच्छाई के काबिल थी उसकी अच्छाई की। आई समझ आपको मेरी बात की? और हुज़ूर फिर आप जिस सीनियॉरिटी पे है, मेरे ख्याल में आप मेरा ज़िक्र करके मुझे अहमियत दे रहे हैं, अपने कैलिबर को नीचे ला रहे हैं। बहरतौल मेरे दिल में आपकी बेइंतहा इज़्ज़त है। मुझे वो दिन भी याद है जब कासिम जलाली साहब ने आपको
ड्रामा शमा के हीरो के तौर पे लिया था। आपको तो शायद याद नहीं, मगर फातिमा सुरैया पजिया मेरी अपनी खाला से ज़्यादा मुझे अज़ीज़ थीं। और आपको तो शायद बहुत सारी बातें ना पता हों, क्योंकि मेरे सामने ये ड्रामा लिखा गया और ये डायरेक्ट किया गया। ग़ज़ाला कैफ़ी आपकी पहली हीरोइन थीं और तब से लेकर अब तक एक कामयाब करियर है, जो आप अपने प्रोफ़ेशनलिज़्म की वजह से बड़ी कामयाबी और उम्दगी के साथ काट रहे हैं। खुदा ताला आपको और आगे करे, मगर ये ज़रूर समझिएगा कि फ़िल्म क्रिटिक कि जिस तरह कोई तालीम नहीं होती या इस मुल्क में कोई क्वालिफिकेशन नहीं है या कोई यूनिवर्सिटी फिल्म क्रिटिसिज्म नहीं पढ़ाती, उसी तरह इस मुल्क में एक्टिंग भी कहीं नहीं पढ़ाई जाती, ना कोई पढ़ सकता है। ये भी खुदादार चीज़ है, तो इसे ज़रूर अपने ज़हन में रखिएगा। बार-बार आई विश यू द बेस्ट रियली। आखिर में आपको सिर्फ एक बात कहनी है, अभी ज़िक्र आया है जावेद शेख साहब का, तो एक खातून का ज़िक्र जाते-जाते मैं आपसे करना चाहता हूँ। अगर हमारे यहाँ एक हीरोइन इस काबिल थी कि वो कान्स भी जाती, वो हॉलीवुड में भी काम करती और वो कमाल करती जहाँ भी जाती। बूझिए उनका नाम कौन था? आज याद रखिए कि डॉक्टर उमर आदिल की पसंदीदा तरीन हीरोइन जिसका टैलेंट ज़ाया हो गया, जो मेरी नज़र में वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल कैलिबर की एक औरत हमारे पास थी, उसका नाम था सना। सना, I still think that you are completely wasted by this particular industry and by all of us. You have great talent, you have great caliber. खुदा ताला तुम्हें खुश रखे और किसी वक्त बहुत जल्द तुम्हारे अंदर जो कुछ है वो बाहर आए। सना, मैंने बड़े दिनों बाद आपका जिक्र किया है, लेकिन ये मेरे दिल पे बोझ था कि मैं अपनी इस पसंदीदा अदाकारा का जिक्र करूं और होलसम भी करूं। अब आइए वो तमाम लोग जो इस बात के कहने पे मेरे साथ लड़ना चाहते हैं। यकीन कीजिए, एक बात आपको समझाऊं, आपने जितना मर्जी मेकअप अपने मुंह पे मला हो, जब आप किसी के बारे में घटिया गुफ्तगू करते हैं तो एक लानत है जो आपके मुंह पे बरसना शुरू हो जाती है। कहिए तो दिखाऊं आपको आपका क्लिप? छोड़िए, मैं ऐसा गंद अपने वीलॉग में नहीं डालना चाहता। देखते रहिए, सुनते रहिए डॉक्टर उमर आदिल को, जबकि उन्हें लाउड स्पीकर हाथ में पकड़ा हो। हमारे साथ में